नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार नहरिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में, और करंट अफेयर्स में भी आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हुए देखेंगे अपना सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है और आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। भाई 3 सेकंड का समय आपके पास में है। देखिए, हाल ही में किस देश ने हाल ही में किसी देश ने 25 फरवरी क्या दिया है भैया, 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सैन्य शहादत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो भाई 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं मुझे। 5 सेकंड का समय आपके पास में है। क्या अजरबैजान ने 25 फरवरी को राष्ट्रीय शहादत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, या फिर अफगानिस्तान, या बांग्लादेश, या फिर ईरान? तो देखिए, यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो होगा भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर बांग्लादेश। कौन सा होगा? बांग्लादेश। आप कहोगे भैया ऐसे तो हम किताब से पढ़ सकते, ये बताओ कुछ इससे जुड़ी हुई रिलेटेड चीजें क्या है, तो उनके बारे में हम चर्चा करें। तो आपको पता होगा भाई, जब भारत आजाद हुआ था ब्रिटिशर्स से, तो उस दौरान भारत को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक भारत एक पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान को भी फिर पुनः 2 भागों में बांट दिया गया। भाई इसी तरह से तो हम भारत का विभाजन हुआ था। मैं आपको एक बात समझाऊंगा भाई, 1947 की बात है। ये भारत हुआ करता था, और इस भारत को कितने हिस्सों में बांट दिया? 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा भारत, दूसरा हिस्सा किसमें बांट दिया? पाकिस्तान में। और फिर इस पाकिस्तान के भी 2 हिस्से थे, वो कौन कौन से? एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब किस नाम से जाना जाता? बांग्लादेश के नाम से। तो हो गया, ये जो पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान, ये एक ही देश हुआ करता था 1947 से लेकर 1972 तक, जब तक ये बांग्लादेश अलग नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या करा, जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे, मतलब जस्ट ये वाले, यहीं पे रेड कलर से, यहाँ से जो इस साइड वाला पार्ट था, ये जस्ट ये वाला पार्ट, ये वाला पूर्वी सॉरी पश्चिमी पाकिस्तान था, और ये वाला जो यहाँ पर पार्ट है जिसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ये था भैया पूर्वी पाकिस्तान। तो ये लोग इनको नीच माना करते थे, बांग्लादेश वाले लोगों को, क्योंकि तुम तो बंगाली हो, हमारे अनुसार छोटे हो हमसे समाज के मामले में। तो इन लोगों ने इनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी आर्मी ने, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्रफल था, तो सारा कंट्रोल किस हाथ में हुआ करता था? पूर्वी पाकिस्तान के, सॉरी पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों में। और ये पश्चिमी पाकिस्तान था, इन्होंने इस बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो इसी दौरान 1952 में एक घटना घटी, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस के द्वारा स्टूडेंट के ऊपर गोलीबारी कर दी गई, जिसमें बहुत सारे छात्र शहीद हो गए। इस कारण उन शहीदों की शहादत को मनाने के लिए क्या मनाया गया भैया? 25 फरवरी को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, स्टूडेंट की शहादत को याद करने के लिए। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, हाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त किस राज्य से जारी की गई है? 19वीं किस्त किस राज्य से जारी की गई है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यहाँ पर बात हुई है, किस राज्य से जारी की गई है? तो वो की गई है बिहार से, बिहार के भागलपुर जिले से। बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक किस्त जारी की गई है।
अब यदि बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, तो ये योजना लागू की गई किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई। और कब से हुई यदि ये पूछ ले तो वो हुई थी 24 जनवरी 2019। 24 जनवरी 2019 से योजना लागू की गई। और इस योजना में होता क्या है, 6,000 रुपये 6,000 रुपये दिए जाते हैं 3 किस्तों में, 2,000 करके। 6,000 रुपये 3 त्रैमासिक किस्तों में दिए जाते हैं। एक बात कर लो, तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2019 से जारी की गई, कहाँ से की गई? बिहार में। अब थोड़ी सी बिहार के बारे में नियम बात करें, बिहार के बारे में नियम बात करें, पूछे यहाँ के सीएम, तो वो होंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के सीएम होंगे। यदि पूछे राज्यपाल, तो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल होने वाले हैं। और क्या पूछ सकता है, जैसे कैपिटल पूछ सकता है भाई, तो बिहार की कैपिटल होगी पटना। तो इतनी बातें आपके यहाँ से पता होनी जरूरी है। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ से भी अन्य ऑप्शन क्या पूछ सकता है भाई, सीएम और राज्यपाल वगैरह ही पूछेगा। तो थोड़ा थोड़ा अन्य ऑप्शन के बारे में देख लेंगे। जैसे देखिए पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर राजस्थान, तो यहाँ के सीएम होंगे भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा जी यहाँ के सीएम होंगे। यदि पूछे यहाँ के राजधानी, तो राजधानी क्या होगी? जयपुर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम होंगे। लखनऊ कैपिटल। पंजाब की पूछ लेगा, पंजाब के सीएम होंगे भगवंत मान। भगवंत मान पंजाब के सीएम होंगे। और राजधानी होगी चंडीगढ़। इतनी बातें यहाँ से पता होनी जरूरी है, जो एग्जाम में यहाँ से पूछी जा सकती है। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए हाल ही में कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? बात है महिला शांति सम्मेलन। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वो किया गया भैया हमारी नई दिल्ली में। आप क्या भैया ये है क्या महिला शांति सैनिक? कहाँ से आती है? तो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स। यूएन की होती है, हिस्सा होती है यूएन पीस कीपिंग फोर्स। ये यूएन की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा होती है। देखिए यूएन के पास में अपनी खुद की सेना तो है नहीं, वो क्या करता है यूएन जो उसके सदस्य देश हैं उन देशों से महिला और सैनिकों की कुछ टुकड़ियां लेकर के अपनी सेना बनाता है और उस सेना को रिजर्व रखता है किसी उसी स्थान के लिए जहां पर उसकी जरूरत होती है। देखिए इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है वर्तमान में, तो वहां पर जो गाजा कम्युनिटी के शरणार्थी हैं उनकी मदद के लिए उनको नियुक्ति की जाती है। जैसे कुछ बफर जोन है भाई, लेबनान पड़ता है इजराइल के पास में, तो वहां पर भी यूएन की पीस कीपिंग फोर्स रखी हुई है। तो इनका काम करती है, ये शांति का काम करती है। नई दिल्ली में इनका आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3%। देखिए वर्ष 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा भाई? वो रहा कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराया है। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आपको देना था कमेंट बॉक्स में। फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं भाई। स्थानीय शासन सूचकांक में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। पूछ लेगा कर्नाटक के राज्य सीएम कौन होंगे? तो कर्नाटक के सीएम होंगे सिद्धारमैया। कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया, कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक में। यदि पूछ लेगा यहाँ से कर्नाटक से राज्यपाल, तो लिखेंगे थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत होने वाला है कर्नाटक
के राज्यपाल। सिंपल से यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से अन्य ऑप्शन के बारे में सीएम वगैरह देख लेंगे एक बार। पूछ ले यदि केरल के सीएम, यदि केरल के सीएम पूछ ले तो लिख लेंगे पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन बहुत कुछ याद है एग्जाम में ऐसे राज्यों के सीएम। महाराष्ट्र के पूछ ले तो होंगे देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस। यदि पूछ ले मध्य प्रदेश तो होंगे मोहन यादव। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का विषय क्या है? चार ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं। अच्छा वित्तीय, अच्छा व्यवहार, आपका उधारकर्ता, करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय स्मार्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सी वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। वित्तीय समझदारी समृद्ध नागरिक। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? यदि इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो होगा वित्तीय समझदारी और समृद्ध नारी, रिजर्व बैंक, आरबीआई। यदि हम बात करें थोड़ी सी आरबीआई के बारे में, आरबीआई तो स्थापना, यदि आरबीआई की स्थापना पूछ लेगा तो कब हुई थी? 1935 में हिल्टन यंग समिति की रिपोर्ट पर। हिल्टन यंग समिति की रिपोर्ट पर हुई थी। पूछ लेना यहाँ से प्रथम आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो लिख लेंगे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। पूछ लेगा पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के, तो यहाँ से एग्जाम पूछा था आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, तो लिख लेंगे प्रथम भारतीय गवर्नर कौन होंगे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पूछे वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे अपने। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो चार ऑप्शन यहाँ पर तुम्हें दिए गए हैं। पहला चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा मनोहर पालेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो दिया गया है मनोहर पालेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोवा के सीएम हुआ करते थे मनोहर पालेकर, जिनकी सीएम पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी, तो उन्हीं के नाम पर मनोहर पालेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया और इसी को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया गया। कहाँ पड़ता है भैया? गोवा में पड़ता है, गोवा। अन्य ऑप्शन की यदि बात करें ये कहाँ पड़ेंगे? जैसे देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पड़ेगा लखनऊ में। बात करें ऑप्शन नंबर सी BR अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पड़ेगा नागपुर महाराष्ट्र में। यदि बात करें ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पड़ेगा नई दिल्ली में। तो इनके स्थान पूछे जाते हैं कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, तो आपको रहेगा नई दिल्ली। डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ, सॉरी महाराष्ट्र नागपुर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे हमें। हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार नदी किनारे इको ग्लैम्पिंग महोत्सव का आयोजन किया गया है? कहाँ किया गया? चार ऑप्शन है सूरत, नासिक, भावनगर या फिर पुणे। तो कहाँ किया गया? वो नासिक में। पहली बार इको ग्लैम्पिंग महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। नासिक कहाँ पड़ता है? नासिक पड़ेगा महाराष्ट्र में। अब इसका उद्देश्य क्या है इको ग्लैम्पिंग कैंप का? इसका उद्देश्य यह है पर्यावरण को प्रति जागरूकता बढ़ाना, प्लास्टिक के कचरे को कम उपयोग करना, ऐसी चीजों का अधिक उपयोग करना जो पर्यावरण को मतलब हानि कम पहुंचाए। तो ये क्या है इसके प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे अपने। हाल ही में झुमोर बिंदनी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? बात हुई है झुमोर।
झुमोर बिन नंदिनी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? 4 ऑप्शन देंगे, नागालैंड, मिजोरम, असम या फिर उत्तराखंड। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो क्या होगा? तो होगा असम। असम राज्य के गुवाहाटी, असम राज्य के गुवाहाटी में मनाया गया है झुमोर बिंदलिनी महोत्सव। अब मनाया कि गया ये झुमोर बिंदलिनी महोत्सव क्यों मनाया गया? देखिए असम में होती है चाय, असम की चाय की प्रसिद्धि को और बढ़ावा देने के लिए झुमोर बिंदलिनी महोत्सव मनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 800 कर्मचारी बुलाए जाएंगे इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा वो इस कार्यक्रम में होंगे, तो उनका उनमें जो वर्करों को सम्मानित किया जाएगा। ये क्या भैया? झुमोर बिंदलिनी महोत्सव। आपको बात यहाँ समझ में आई। बात करें असम की, यदि असम की बात करेंगे तो असम की यहाँ से राजधानी पूछ सकता, तो असम की राजधानी वो क्या होगी? दिसपुर। बात करें असम के राज्यपाल तो सीएम वो होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के राज्यपाल होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अपने। हाल ही में आयरन डोम शैली की मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई? देखें ये जो मिसाइल प्रणाली थी पहले ही काफी विकसित थी, अब इसमें कुछ और आर्गुमेंट जोड़ दिए गए हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। आयरन डोम शैली किस देश द्वारा विकसित की गई? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, जापान, चीन, अमेरिका या फिर इजराइल। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो होगा इजराइल। आपको पता होगा वर्तमान में इजराइल हमास का संघर्ष चल रहा हुआ है 2023 से, 7 अक्टूबर 2023 से। जैसे हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो फिर उसके पलटवार में इजराइल ने हमास या तो गाजा पट्टी वाला मैटर था उसके ऊपर अटैक करा, तो यहीं से विवाद चल रहा है। तो अपनी सुरक्षा के लिए इन्होंने आयरन डोम सिस्टम विकसित किया हुआ है। अब बात करें थोड़ी सी इजराइल के बारे में, तो इजराइल के जो पीएम है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। पीएम, मैं इसके बारे में बताऊंगा आयरन डोम सिस्टम के बारे में भी। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम हैं। यदि बात करें यहाँ की राजधानी, तो यहाँ की 2 राजधानी है, पहली यरूशलेम, दूसरी तेल अवीव। भारत किसे मानता है? भारत मानता है तेल अवीव को राजधानी, यरूशलेम को भारत इजराइल की राजधानी अभी नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ संघर्ष चला हुआ है मुस्लिमों और यहूदियों और ईसाइयों के मध्य, क्योंकि ये एक पवित्र शहर है यरूशलेम। क्या है? पवित्र शहर है, इस्लामिक मतलब मुस्लिमों का भी और ईसाइयों का और यहूदियों का। तो भारत किस राजधानी मानता? तेल अवीव को। बात करेंगे कहाँ पड़ता है, तो ये एशिया का देश है, इसका एशिया का। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इन्हें कर लेना। अब बताओ आयरन डोम सिस्टम प्रणाली क्या होती है? आयरन डोम सिस्टम प्रणाली क्या होती है? देखो भाई, ये क्या है कि दुश्मन देश की मिसाइलें हैं, रॉकेट लॉन्चर वगैरह, और इन्होंने अटैक करा, इन्होंने क्या किया? अटैक करा इस इजराइल के ऊपर। तो यहाँ पे 3 चीजें लगी होती है। एक तो पहला सिस्टम क्या है? रडार। जैसे ही मिसाइल इस सिस्टम के अंदर एंट्री करेगी तो इस रडार को पता चल जाएगा कि मिसाइल हमारे क्षेत्र में एंट्री कर चुकी। क्या करेगी? मिसाइल ने हमारे क्षेत्र में एंट्री कर दी तो ये सिग्नल भेजेगी इस एंटीना को। ये सिग्नल क्या करेगा? इस सिग्नल इसे कैच करेगा यहाँ से कितनी ऊपर है, कितनी ऊपर है, कितनी दूरी पर है और किस प्रकार की मिसाइल है उसके बारे में। और इस सिग्नल जस्ट जो यहाँ पर मिसाइल लगी होगी आयरन डोम सिस्टम में, इन्हें सिग्नल भेजेगा और यहाँ से मिसाइल निकलती हुई इसे हवा में ही ध्वस्त कर देगी। तो ये क्या होता है? आयरन डोम सिस्टम है। इसी प्रकार से रसिया ने, रूस ने क्या था आयरन डोम सिस्टम दिया भारत को, इसे बोलते हैं डिफेंस सिस्टम। तो रूस ने दिया भारत को, रूस ने भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम दिया भाई। S-400 डिफेंस सिस्टम उसने भारत को दिया। हमको 400 किलोमीटर के दायरे में भारत सुरक्षित है इस एक डिफेंस सिस्टम के लगने से। तो आपको समझ में आई ये बातें। अन्य देशों के बारे में बात करेंगे भाई,
यहाँ से भी राजधानी वगैरह पूछ लेगा। तो जापान की कैपिटल आपको लगाना है टोक्यो, जापान की कैपिटल पूछे तो टोक्यो लगा देगा। चीन की पूछेगा तो बीजिंग, अमेरिका की पूछेगा तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल हो जाएगी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। यदि पूछेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति कौन होंगे, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। चाइना के होंगे शी जिनपिंग। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे। 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है 100% विद्युतीकरण करने वाला। तो बात करेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल होने वाले हैं, भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल की यदि बात करें, राज्यपाल होंगे आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। यदि बात करेंगे भैया आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के सीएम होंगे चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश की कैपिटल पूछे तो अमरावती। मध्य प्रदेश के सीएम होंगे मोहन यादव, सीएम पूछे तो वो होंगे मध्य प्रदेश के सीएम। राज्यपाल शायद राज्यपाल कौन मध्य प्रदेश के अतिरिक्त। देखिए 1% क्वेश्चन यहाँ से कौन सा पूछा जा सकता है? भारत का पहला स्थान जहां पर बिजली पहुंचाई गई थी, तो लिख लेंगे इसको नोट पॉइंट बना करके, वो था दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। भारत का पहला स्थान। पहली बार बिजली पहुंची थी। देखिए उसमें ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, जो आधिपत्य जो उपनिवेशी भारत था उस समय ब्रिटिशर्स का भारत के ऊपर राज था। तो दार्जिलिंग में पहली बार भारत के अंदर बिजली आई थी, उसके बाद में कोलकाता। तो यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे अपने। हाल ही में सड़क सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के अनुसार किस शहर को स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है? तो वो दिया गया भैया इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे अपने। हाल ही में कहाँ सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया है? सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो किया गया है गुजरात, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के भी कहां पर किया गया है? नोएडा में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, जो शहरी और ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वर्तमान में हम केंद्र में ग्रामीण और शहरी विकास मंत्री, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्हीं के द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरस आजीविका मेला का शुभारंभ किया गया है। किससे संबंधित है? तो शिल्पकारों और कामगारों, शिल्पकारों और कामगारों को रोजगार दिलाने के लिए, शिल्पकारों कामगारों को रोजगार हेतु इस मेले का आयोजन किया गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें तो वो होंगे
आदित्यनाथ योगी जी। बात करें यहाँ की राज्यपाल तो होगी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे बोले भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक कहाँ खुला है? भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक कहाँ पर खुला है? तो देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो कहाँ पर खुला है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। कहाँ? दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल में पहला वन्यजीव बायोबैंक खुला है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है बायोबैंक खोलने का। जो जीव ऐसे हैं या तो लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं, उन जीवों के संरक्षण हेतु वन्यजीव बायोबैंक खोला गया है। जो उनका डीएनए वगैरह होता है उससे संभाल के रखने के लिए वन्यजीव बायोबैंक का खोला गया है। बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल की सीएम होगी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। राज्यपाल की बात करें तो आनंद बोस। आनंद बोस मध्य प्रदेश के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल होने वाले हैं। और जो मैंने आपको बायोबैंक के बारे में बता दिया, जो जीव ऐसे हैं लुप्त होने की कगार पे हैं, लुप्त हो चुके हैं, उनके डीएनए वगैरह को यहाँ पर संभाल के रखने की व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट को चलेंगे। हाल ही में किसने चाइना से 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, चाइना से 10R उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, वो किया गया है चाइना के द्वारा। इसके द्वारा इनको कहाँ मिलेगी भैया? अंतरिक्ष के अंदर काफी सफलताएं मिलने वाली है। अंतरिक्ष में जो उपग्रह छोड़ा गया है उसके द्वारा अंतरिक्ष के अंदर जो गतिविधियां हैं उनके बारे में जानने की क्या मिलेगी? जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों आज की क्लास में हमने करके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।